नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम के दावे पर राहुल के कटाक्ष की, विकास दुबे के विदेशी कनेक्शन की, जानेंगे कि राजस्थान सरकार में क्यों मची है हलचल और क्या ओली की कुर्सी बचाएगा चीन, और आखिर में बात औद्योगिक उत्पादन में जारी गिरावट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा। कहा, दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर स्वास्थ्य हालात का सामना करें दूसरे राज्य, किसी भी तरह की लापरवाही के लिए नहीं है जगह। मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे की अटकलें हुई खत्म, कल होगा राज्य में विभागों का बंटवारा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए संकेत। महाराष्ट्र में पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल करने जा रही है सरकार। शरद पवार से चर्चा के बाद सीएम उद्धव देंगे ट्रांसफर का आदेश, कुछ दिनों में राज्य में बड़े पुलिस अधिकारियों के किए जाएंगे ट्रांसफर। छात्रों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तैयार, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। लाइब्रेरी में पुस्तकों को पढ़ने के लिए ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट सभी विकल्प कराए जाएंगे उपलब्ध। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के चलते लिया गया फैसला। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सोलर प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होने का दावा किया। लेकिन अब पीएम मोदी के दावे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी पर जबरदस्त तंज कसा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस मोदी सरकार को घेरती रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री को घेरा है। इस बार राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर ऊर्जा परियोजना को एशिया की सबसे बड़ी परियोजना बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, असत्यग्रही। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा था कि रीवा का ये सौर ऊर्जा संयंत्र इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का नाम भी जुड़ गया है। वहीं प्रधानमंत्री के इस दावे पर राहुल गांधी के अलावा कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं का कहना है कि 2 साल पहले कर्नाटक में 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना आरंभ हुई, तो ऐसे में रीवा की 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना एशिया में सबसे बड़ी कैसे हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि कर्नाटक की 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की मंजूरी खुद 2015 में मोदी सरकार ने ही दी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब 2000 मेगावाट की परियोजना पहले से है तो प्रधानमंत्री मोदी किस आधार पर रीवा के 750 मेगावाट की प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बता रहे हैं। अब कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, पीएम मोदी अक्सर अपने संबोधन से लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे तथ्य सामने रख देते हैं जिस पर सवाल खड़ा हो जाता है। ताजा मामला रीवा सोलर प्लांट को लेकर है, लेकिन कभी कभी इस तरह की घटना को हम सामान्य भूल कह सकते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी तथ्य को पेश करने से पहले उसकी बारीकी से पड़ताल जरूरी नहीं है? जी मीनाक्षी, सामान्य बातचीत में तथ्यों में थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाना नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब आपके हाथों में देश की कमान हो तो फिर आप पर यह गंभीर जिम्मेदारी भी बनती है कि हर बात को आप नाप तौल करके कहें, क्योंकि आपकी कही हुई हर बात आधिकारिक मानी जाती है। लेकिन यह दुखद है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस जिम्मेदारी को निभाने में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार चूके हैं। हाल ही में लद्दाख मामले पर उन्होंने जो कहा उस पर भी सवाल उठे। अब ऐसे ही सवाल रीवा सोलर प्लांट के दावे को लेकर के भी उठ रहे हैं। उन्होंने इसे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बता दिया है, जबकि इससे बड़े प्लांट राजस्थान और कर्नाटक में बनाए गए हैं। इसी तरह उन्होंने रीवा की पहचान जो है वो सफेद बाघ के साथ साथ नर्मदा नदी से भी कर दी। ये सही है कि नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की पहचान है, लेकिन रीवा से नर्मदा बहुत दूर बहती है। 300 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर बहती है नर्मदा नदी। ऐसे में नर्मदा
नर्मदा का सीधा संबंध रीवा से नहीं है। दरअसल मोदी जी ने जो कुछ भी अभी कहा या पहले जो कुछ भी वो गलत बयानी उन्होंने की है, उनके पीछे राजनीतिक हित पूरे करने के उद्देश्य नजर आते हैं मीनाक्षी। लोगों को भावनात्मक तौर पर प्रभावित करने की उनकी कोशिश नजर आती है, लेकिन इस तरह न केवल उनकी छवि पर सवाल उठते हैं बल्कि देश के मुखिया होने के नाते भी ऐसा करना ठीक नहीं माना जाएगा। मगर मोदी जी ने इसे ही अपनी राजनीति का यूएसपी बना लिया है, तो कोई क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास दुबे का अंत तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आमतौर पर इस तरह के लोगों का होता है, लेकिन विकास को लेकर जो कहानी पुलिस ने सुनाई है उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। खैर, विकास दुबे तो अब नहीं रहा, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और तमाम खुलासे हो रहे हैं। कई हैरान करने वाली बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भले ही 2 दशकों से ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश में कानपुर के चौबेपुर और आसपास के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले विकास दुबे का अंत हो गया हो, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और पुलिस उनके जवाब तलाशने में जुटी है। फिलहाल विकास के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में सड़कें सूनी हैं। जो कुछ वाहन सड़क पर दौड़ते दिख रहे हैं वो या तो पुलिस के हैं या फिर मीडिया के। लोग अभी भी विकास को लेकर ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं है। पुलिस गांव के हर घर में तलाशी अभियान चला रही है। दरअसल कानपुर मामले में कुछ लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी खोजबीन में पुलिस जुटी है। इस बीच पुलिस ने विकास के बेटे को भी हिरासत में ले लिया है, जो विदेश से अपने घर लौटा और अपनी दादी सरला देवी से मिलने पहुंचा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने ग्वालियर से ओम प्रकाश और अनिल पांडे नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने विकास दुबे के सहयोगी शशिकांत और शिवम को अपने घर रुकवाया था। खबर ये भी है एसटीएफ 4 जुलाई को ही इनको उठा ले गई थी, लेकिन ग्वालियर पुलिस को इसकी सूचना शनिवार को दी गई। आपको बता दें, अब तक विकास के करीबी प्रभात बउआ, अमर दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे का खात्मा हो चुका है। नामजद में 21 आरोपियों में से 12 अभी भी फरार हैं। वहीं चौबेपुर के एसओ रहे विनय तिवारी, दरोगा के शर्मा समेत 12 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही ईडी विकास दुबे की संपत्ति की जांच करने में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास दुबे ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देश के बाहर भी निवेश किया और ये दावा किया जा रहा है कि उसने ये निवेश अपने फाइनेंसर और सबसे विश्वस्त जय वाजपेयी के जरिए किया था, जिसके बाद पुलिस जय वाजपेयी से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से पुलिस ने कई मामलों में पूछताछ की है और खासकर नेताओं और व्यापारियों के साथ संबंध को लेकर पूछताछ हुई। देखना होगा आगे पुलिस जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं। कई सालों से कानपुर में अपना खौफ कायम करने वाले विकास के जाने के बाद अब और क्या राज बाहर आते हैं, ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि राजस्थान सरकार में क्यों हलचल मची हुई है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान तो अशोक गहलोत की सक्रियता ने पार्टी को टूटने से बचा लिया और बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया था, लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का दोष मढ़ा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के पाला बदलने से कमलनाथ सरकार गिरी, तो उसके बाद से ही राजस्थान सरकार पर काले बादल छाने की सुगबुगाहट तेज हो गई। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो बीजेपी पर बरसते हुए सरकार गिराने का दोष भी मढ़ा और अब एक बार फिर सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन विधायकों का कहना है भारतीय जनता पार्टी राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के इन विधायकों ने एक संयुक्त बयान में बीजेपी को घेरा है। ये बयान विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है। संयुक्त बयान में कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त और अन्य तरीकों के माध्यम से राज्य की जनहितकारी कांग्रेस सरकार को गिराने की योजना बना रही है। इन विधायकों ने इसे बीजेपी का कथित अलोकतांत्रिक आचरण करार दिया है। बयान में कहा गया है, हमारे पास स्पष्ट जानकारी है कि बीजेपी के शीर्षस्थ लोग इस साजिश में शामिल हैं, जो कांग्रेस के विधायकों और समर्थित विधायकों और अन्य से संपर्क कर उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में कांग्रेस विधायकों के हवाले से ये भी कहा गया है कि राज्य में कांग्रेस और उसे समर्थन देने वाले सभी विधायक इस तरह के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। संयुक्त बयान में 24 विधायकों के नाम दिए गए हैं, जिनमें लाखन सिंह, जोगेंद्र सिंह अवाना, मुकेश भाकर, इंदिरा मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी, संदीप यादव जैसे नाम शामिल हैं। आपको बता दें, ये बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल एसओजी ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त और निर्वाचन सरकार को अस्थिर करने के आरोपों में शुक्रवार को मामला दर्ज किया है। राज्य विधानसभा में कुल 200 विधायकों में से कांग्रेस के पास 107 विधायक और बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। राज्य के 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस के पास है।
अब राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने की साजिश को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, तो वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन मौजूदा मुसीबत के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी जहां चुनाव कराने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने आरजेडी की इस मंशा पर बड़ा बयान दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। सीएम नीतीश कुमार पहली चुनावी रैली का शंखनाद 21 जुलाई को करेंगे, तो वहीं विपक्ष स्वास्थ्य मुसीबत के बीच चुनाव कराने को लेकर सवाल उठा रहा है। आरजेडी का सीधा सवाल है, जब स्थिति खराब हो रही है तो लोगों की मदद करने के बजाय प्रचार पर जोर देने की क्या जल्दी है। आरजेडी की इस मंशा पर जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने बिहार में एक ही दिन में चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा, समय सीमा के अंदर चुनाव कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है। जेडीयू मंत्री ने कहा, चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो चुनाव कैसे कराएगा, ये एक नीतिगत फैसला है। वहीं तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए नीरज कुमार ने कहा, विपक्ष के नेता को लगता है कि वो मेडिकल विशेषज्ञ बन गए हैं, वो सिर्फ एजेंडा बना रहे हैं कि चुनाव ना हो और चुनाव को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा, जेडीयू को सत्ता का लोभ है और तेजस्वी यादव को बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता है। चुनाव वर्चुअल नहीं एक्चुअल हो, इसके लिए जनता से सीधा संवाद जरूरी है। आपको बता दें, बिहार में स्वास्थ्य परेशानी के बीच चुनाव कराने को लेकर एनडीए की सहयोगी एलजेपी भी पक्ष में नहीं है। देखना होगा विपक्ष की इस मांग को नीतीश सरकार मानती है या नहीं। अब बिहार में चुनाव कैसे और कब करवाए जाते हैं और आरजेडी को घेरते हुए जेडीयू अपनी सत्ता कैसे बरकरार रखती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। लेकिन फिलहाल सत्ता पर काबिज रहने की चुनौती तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सामने भी है, जो अभी अपनों की ही मुखालफत झेल रहे हैं। यही कारण है अब पीएम ओली पड़ोसी देश चीन की मदद ले रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त जहां स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं नेपाल में मौजूदा वक्त में सत्ता की लड़ाई चल रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी ही पार्टी में घिरते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब सरकार बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गए हैं। पीएम ओली के सियासी भविष्य का फैसला पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में होना है, लेकिन ओली इस बैठक को लगातार टलवाते जा रहे हैं। शुक्रवार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को एक बार फिर एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया। ओली पिछले कुछ दिनों से भारत के खिलाफ काफी सख्त बयान दे रहे हैं। ओली के बयानों को देखकर ही ये कहा जाने लगा था कि वो चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं। चीन की राजदूत जिस तरह से ओली की सरकार को बचाने के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, उसे लेकर नेपाल में भी गुस्सा देखा जा रहा है। लोग इसे नेपाल के अंदरूनी मामलों में चीन की दखलंदाजी बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चीनी राजदूत का ओली और उनकी पार्टी के नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। इसके बाद ओली पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। नेपाल के पीएम ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का विवाद आंतरिक मुद्दा है। आंतरिक विवादों या समस्याओं में शामिल होकर हम लोगों की जिंदगी बचाने के कर्तव्य से नहीं हट सकते हैं। आपको बता दें कि नेपाल में एनसीपी चेयरमैन पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचंड लगातार ओली पर दबाव बनाए हुए हैं। ओली पार्टी के अन्य नेताओं के जरिए उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो बात नहीं बनी है, लेकिन सुलह कराने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि पड़ोसी देश की मदद से या फिर प्रचंड को मनाने से पीएम ओली की परेशानी खत्म होती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात औद्योगिक उत्पादन में जारी गिरावट की। देश की अर्थव्यवस्था तो पिछले साल से ही गोते लगा रही है, जिसे मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत ने और भी सुस्त कर दिया है। इसका असर हर सेक्टर पर देखा जा रहा है। औद्योगिक उत्पादन का हाल तो ये है कि उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि सरकार अब भी पूरे आंकड़े पेश नहीं कर रही। रिपोर्ट देखिए। देश में फैलती स्वास्थ्य मुसीबत ने अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। जब अनलॉक मोड के दूसरे चरण के भी शुरुआती 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात में खास सुधार नहीं देखा जा रहा है। जी हां, देश में औद्योगिक उत्पादन तो अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। हालांकि अप्रैल की तुलना में मई में औद्योगिक उत्पादन 64.92% बढ़ा है, लेकिन पिछले साल की समान अवधि की तुलना करें तो ये 34.71% घट गया है। हालांकि सरकार ने मई में लगातार दूसरे महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के पूरे आंकड़े जारी नहीं किए। जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक मई का आईआईपी 88.4 पर था, अप्रैल में ये 53.6 पर था। सरकार की ओर से कोई तुलनात्मक आंकड़ा नहीं दिया गया। उसके बयान में कहा गया है कि पूर्णबंदी के कारण आईआईपी आंकड़े की तुलना पिछले महीने के साथ नहीं की जा सकती है। पूर्णबंदी की वजह से मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते के बाद से ज्यादातर औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद थे, इसलिए उत्पादन प्रभावित हुआ है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक माइनिंग में 87.0, मैन्युफैक्चरिंग में 84.4, बिजली सेक्टर में 149.6 अंक रहा। वहीं मई में पूर्णबंदी की शर्तों में छूट की वजह से हालात को सुधरते भी दिखे। मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड के उत्पादन में भी सुधार दिखा है। अप्रैल में इनके उत्पादन में 84.7% की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि मई में यह घटकर 42% हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक उत्पादन में जून में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि मांग में ये इजाफा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मैन्युफैक्चरिंग, PMI, निर्यात और माइनिंग के उत्पादन में गिरावट जारी रहने की आशंका बनी रह सकती है। हालांकि पूरी तस्वीर तब साफ हो पाएगी जब सरकार की तरफ से पूरे आंकड़े जारी किए जाएंगे। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।